तो बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री में हमारा चल रहा था ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी चल रही थी। हमने यहाँ पर ईथरों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को इससे पहले पढ़ा था भाई, और 4 प्रकार की हमने यहाँ पर अभिक्रियाएं पढ़ी थी। ठीक है। अब यहाँ पर जो इससे पहले जो अभिक्रियाएं हमने पढ़ी थी उसमें अभिक्रियाएं हमारी थी जो एलिफेटिक ईथर होते हैं। ठीक है। तो आज हम एरोमेटिक ईथरों की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, और एरोमेटिक ईथरों की अभिक्रियाओं में भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हमने इससे पहले एल्कोहल वाले चैप्टर में एल्कोहल के लिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी भाई। और इसके अलावा हमने यहाँ पर हमारा जो हेलो एल्केन हेलो एरीन थे उसमें हमने हेलो एरीनों के लिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को पढ़ा। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उसमें होता क्या है। देखो, अगर हम ईथरों में ये अभिक्रिया कराएंगे तो एरोमेटिक ईथर हमारा ये है, इसको हम एनीसॉल कहते हैं भाई। ये हमारा एक प्रकार का क्या है, एरोमेटिक ईथर है। ठीक है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में मेनली हमारे यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। एक हम यहाँ पर पहले प्रकार की यहाँ पर जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। ठीक है। जिसमें हम क्रिया कराते हैं एरोमेटिक यौगिकों की, जिसमें क्रिया कराई जाती है किसके साथ, हैलोजन के साथ। अब हैलोजन हम जानते हैं कि 4 प्रकार के हमारे पास हैलोजन होते हैं। इसमें फ्लोरीन है, F2Cl2 Br2 और इसके अलावा I2। ठीक है। तो हैलोजनीकरण में हम इन 4 पदार्थों से क्रिया करा सकते हैं किसकी, जो हमारे एरोमेटिक यौगिक हुए ईथर से हम इसकी क्रिया कराएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में दूसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम जानते हैं नाइट्रीकरण के नाम से, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अब नाइट्रीकरण में हम यूज करते हैं HNO3 का यूज करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है भाई। तो H2SO4 की प्रेजेंस यहाँ पर होगी, क्रिया करने वाला भाग ये होगा भाई। ठीक है। इसके अलावा तीसरे प्रकार की यहाँ पर जो अभिक्रिया है इसमें ये आती है हमारी सल्फोनीकरण। ठीक है। अब सल्फोनीकरण में हम यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 का। ठीक है। चौथे प्रकार की यहाँ पर जो अभिक्रिया है इसको हम जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से। ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया में हम अभिक्रिया कराते हैं जो भी हमारा एरोमेटिक ईथर है, एरोमेटिक ईथर की क्रिया हम यहाँ पर करा देते हैं एल्किल हैलाइड से। तो एल्किल हैलाइड में भी हम यहाँ पर एल्किल क्लोराइड का यूज करते हैं, CHCl3 एल्किल क्लोराइड, सॉरी CH3Cl। ठीक है। एल्किल क्लोराइड का यहाँ पर यूज करते हैं, और यहाँ पर भी उपस्थिति हमारी होती है निर्जल AlCl3। इनकी निर्जल AlCl3 में अभिक्रिया हम कराएंगे एल्किल क्लोराइड से या मेथिल क्लोराइड के साथ। तो इन अभिक्रियाओं को हम किस नाम से जानेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं के नाम से जानेंगे। ठीक है। और 5वीं प्रकार की यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है उसको हम जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, एसिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया में हम जानते हैं कि यहाँ पर अभिक्रिया कराई जाती है एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो एसिटिल क्लोराइड है हमारा CH3COCl, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है, और यहाँ पर भी प्रेजेंस रखी जाती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हमारे मुख्य रूप से 5 प्रकार के जो हमारे ग्रुप हैं या 5 प्रकार के हमारे जो पदार्थ हैं, इसमें हैलोजनों के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे जब ईथर की। इसी प्रकार से जब HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में। इसी प्रकार जब H2SO4 की सीधे अभिक्रिया कराई जाएगी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनीसॉल। जो एरोमेटिक ईथर है इसका नाम है एनीसॉल। ठीक है। और इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं यहाँ होती हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में हम यहाँ पर यूज करेंगे मेथिल क्लोराइड का, CH3Cl मेथिल क्लोराइड का, और निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में क्रिया होगी। क्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ ये होगा, जबकि ये किसकी तरह कार्य करेगा, यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। ठीक है। ऐसी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया में हम एसिटिल क्लोराइड का यूज करेंगे। तो एसिटिल क्लोराइड है हमारा CH3COCl।
ठीक है। और ये क्रिया भी हमारी किसकी उपस्थिति में होगी, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या हैं, कैसे हैं, देखो इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो भी हमारा यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक है, जैसे हमारे यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, एरोमेटिक ईथर का प्रयोग कर रहे हैं या एनिसॉल का यूज कर रहे हैं। अब जब हम इस एनिसॉल की क्रिया हेलोजन से करेंगे या HNO3 से करेंगे या हम H2SO4 से करेंगे या हम इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं कराएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे ये पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ मेन ग्रुप पर अभिक्रिया न करके बेंजीन रिंग की किसी विशेष पोजीशन पर क्रिया करते हैं भाई। ठीक है। और एनिसॉल के लिए ये पोजीशन होती हैं ऑर्थो पोजीशन और इसके अलावा पैरा पोजीशन। और अभिक्रिया में हमारा क्या होता है, देखो जो इसका ऑर्थो भाग है, जो हमारा एनिसॉल का ऑर्थो भाग है, ऑर्थो चूँकि हम जानते हैं कि प्रत्येक हमारे यहाँ पर जो हमारा बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक कार्बन होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है भाई। प्रत्येक ये जो पोजीशनें दिख रही है, इन पोजीशनों पर कार्बन के अलावा कौन सा उपस्थित होता है भाग, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब क्रिया के दौरान क्या होता है कि ऑर्थो भाग से या पैरा भाग से, ऑर्थो भाग से या पैरा भाग से H हमारा निकलता है पॉजिटिव के फॉर्म में, हाइड्रोजन जो यहाँ पर है वो किस फॉर्म में निकलेगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा भाई। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा जो क्रिया करने वाला भाग है, जैसे अगर हम हेलोजन के साथ क्रिया कर रहे हैं तो हेलोजन हमारा, एक हेलोजन टूटेगा X+ में, दूसरा टूटेगा X- में। ठीक है। हेलोजन भी हमारा एक, चूँकि दो हेलोजन इसमें आपस में जुड़े हैं, एक हमारा यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो बंध का अगर हम यहाँ पर भी देखें, हेलोजनों के बीच बंध हमारा सहसंयोजी बंध है भाई। ठीक है। तो सहसंयोजी बंध जब टूटेगा तो उस समय हमारे दोनों हेलोजन, एक जो ये या सहसंयोजी बंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी एक हेलोजन के पास जाएंगे, जिसके पास जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ से निकला है प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ पर उपस्थित कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो प्लस वाला हमारा हेलोजन है वो माइनस वाले पर जुड़कर क्या बनाएगा, उत्पाद का निर्माण यहाँ पर करेगा। और ये हमारी स्थितियाँ होती हैं ऑर्थो और इसके अलावा पैरा, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर यहाँ पर अभिक्रिया होती है। ठीक है। ऐसी जब हम HNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जो हमारा एनिसॉल है, एनिसॉल से इन्हीं पोजीशनों से हमारा क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है और कार्बन यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है भाई। ठीक है। जबकि जो हमारे नाइट्रीकरण जब हम कराएंगे तो HNO3 को हम तोड़ेंगे, HNO3 हमारा टूटेगा OH नेगेटिव में और इसके अलावा यहाँ पर NO2 पॉजिटिव में टूटेगा। तो जो NO2 है वो यहाँ पर उपस्थित कार्बन से जुड़ेगा और इसके अलावा यहाँ पर उपस्थित कार्बन से जुड़ेगा और उत्पाद का यहाँ पर निर्माण करेगा। ऐसी तीसरी अभिक्रिया हमने कराई है सल्फोनीकरण। तो हेलोजन हमारा ऐसे टूटा, HNO3 हमारा ऐसे टूटा और NO2 वाला भाग यहाँ पर जुड़ा भाई। थर्ड टाइप में हमारा क्या होता है यहाँ पर, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में हमारा H2SO4 टूटता है, यहाँ पर इसका भी OH- निकाल लो आप, OH- में टूटेगा इससे, और इसके अलावा SO3H इसमें आप बचेगा, वो हमारा किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़कर उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है। फोर्थ हमारा जब हम कराते हैं एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं भाई, ये मेथिल क्लोराइड से हमने क्रिया करानी है निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी हमारा CS3 वाला भाग इसका पॉजिटिव में टूटता है, जबकि क्लोरीन वाला भाग हमारा किस में टूटता है, नेगेटिव में टूटता है। तो यहाँ से क्या होगा, जब अभिक्रिया होगी तो ये जो CS3 है ऑर्थो और पैरा पर जुड़कर क्या करता है, यहाँ पर उत्पाद का निर्माण करता है। और इसी प्रकार से जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे CS3COCl, तो यहाँ पर भी हमारा जो Cl है वो नेगेटिव में जाता है और इसके अलावा जो CS3CO बचा है वो हमारा किस में टूटता है, पॉजिटिव में टूटता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, जब अभिक्रिया यहाँ पर एनिसॉल से हम अभिक्रिया करेंगे तो एनिसॉल में हम जानते हैं कि ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से यहाँ पर जो निकलने वाला भाग होता है या जो क्रिया होती है वो इन्हीं पोजीशनों पर होती है भाई, ऑर्थो पोजीशन पर और इसके अलावा पैरा पोजीशन पर। ठीक है। इसका रीज़न भी अभी मैं बताऊंगा कि इन पोजीशनों से हाइड्रोजन क्यों निकलते हैं, इसका रीज़न अभी हम बताएंगे। इससे पहले अभी आप केवल अभिक्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ पर समझ लो कि हाँ, यहाँ पर जब क्रिया होगी इन पदार्थों से जब क्रिया करेंगे तो इन पोजीशनों का हाइड्रोजन निकलता है और इनके स्थान पर जो इनके पॉजिटिव वाले पार्ट हैं वो जुड़ते हैं भाई। किन स्थानों पर जुड़ेंगे, ऑर्थो और पैरा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे उत्पाद बनते हैं वो कैसे उत्पाद बनते हैं, ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनते हैं। ठीक है। और इन अभिक्रियाओं को हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो जो हमारा अभिक्रिया करने वाला भाग है भाई, यहाँ पर जिन पदार्थों से भी हम अभिक्रिया कर रहे हैं
हाँ, जिन पदार्थों से भी हम अभिक्रिया करा रहे हैं पदार्थों की, तो उनका जो धनात्मक भाग होता है, जैसे हमने हैलोजनीकरण में हम हैलोजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, नाइट्रीकरण में हम HNO3 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो अब इनके जो धनात्मक भाग हैं, इनके धनात्मक भागों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी। जो इनके धनात्मक जिन पदार्थों से हम अभिक्रिया करा रहे हैं यहाँ पर, उनके जो धनात्मक भाग बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी। ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थों को इलेक्ट्रॉन रागी हम कहते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है भाई। ठीक है, और ऐसे पदार्थ हमारे उन भागों में जुड़ते हैं जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा एनिसॉल है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है भाई। ठीक है, तो ये पदार्थ हमारे इलेक्ट्रॉन रागी कहलाएंगे। और ये पदार्थ चूंकि यहाँ पर जो मुख्य पदार्थ है, मुख्य पदार्थ से जुड़कर मुख्य उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसीलिए इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन में हाइड्रोजन को निकालने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ कर रहा है भाई। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है, हाइड्रोजन के स्थान पर कोई दूसरा पदार्थ जुड़ रहा है, और उस पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी के नाम से जानते हैं। तो प्रतिस्थापन में कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन में कौन भाग ले रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी भाग ले रहा है। तो इसीलिए ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जो भी हमारा धनात्मक वाला भाग होता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन रागी यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देता है, तो इसलिए हम इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब मैंने देखो एक बात यहाँ पर कही कि ऑर्थो और पैरा पोजिशनों पर जो हमारा एनिसॉल है, इसका ऑर्थो पोजिशन ये है, इसकी पैरा पोजिशन ये है। ठीक है, तो इन भागों पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का मान अधिक होता है भाई, इन पोजीशनों पर इलेक्ट्रॉन का मान अधिक होता है, या इलेक्ट्रॉन घनत्व इन पोजीशनों पर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब इनके इलेक्ट्रॉन घनत्व को समझने के लिए हम यहाँ पर इनकी कुछ संरचनाएं देखेंगे भाई। अगर हम जो हमारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि एरोमेटिक यौगिकों को एक से अधिक संरचना द्वारा दर्शाया जाता है भाई। जब ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो केवल एक संरचना द्वारा इनको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा एनिसॉल को अगर हम इस संरचना द्वारा व्यक्त करें, तो ये इसके लिए वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो हमारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं, जो बेंजीनिंग वाले यौगिक होते हैं, वो एक से अधिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। अब हम इनकी अनुनादी संरचनाएं पढ़ लेते हैं, या जो एनिसॉल की अन्य संरचनाएं बनती हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसको ध्यान से देखें, पहले भी हमने ये संरचनाएं बनाई हैं। फिनॉल के केस में हमने इस टाइप की संरचना बनाई थी। इसके अलावा हमने हेलो एरीन के केस में ये संरचनाएं बनाई थी भाई। तो ये हमारा एनिसॉल की संरचना है भाई। अब एनिसॉल में अगर हम देखें, तो एनिसॉल में हमारा जो ऑक्सीजन होता है, उस पर 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तो देखो, ऑक्सीजन को अगर हम देखें, ऑक्सीजन पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। जब हम ऑक्सीजन का विन्यास करते हैं, तो 2 और 6 के रूप में हमको ये इसका विन्यास मिलता है। ठीक है, अब इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, हमारी 6 होती है। इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता यहाँ पर होती है भाई। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसके बाह्यतम कक्षा, जब ये रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, तो उस समय क्या होता है कि अष्टक पूरा करने के लिए चूंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कक्षा के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें हम दिखा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखाए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखाए, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के ये हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, और 6ठा इलेक्ट्रॉन इस स्थान पर बंध बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो टोटल 6 में से 2 इलेक्ट्रॉनों का यूज़ तो बंध बनाने में हुआ, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं भाई। और इनको हम क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं भाई। तो इसमें 2 जोड़ी क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। तो इसकी एक संरचना तो हमारी ये होती है भाई। ठीक है, इसके अलावा इसकी अन्य संरचना द्वारा भी इसको व्यक्त किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि इसके एक जोड़ी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यहाँ पर बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि एक जो सहसंयोजी बंध बनता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, इस ऑक्सीजन के ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ पर क्या बनाएंगे, बंध का निर्माण करेंगे। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका, या जो दूसरी संरचना इसकी होती है, यहाँ पर हमारा अभी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन हमने दिखाया, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखाए, और इसको हमने CH3 द्वारा जोड़ दिया। अब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए हैं भाई। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बंध में शिफ्ट हो गए हैं।
ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन इस बंध में शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता बढ़ जाती है भाई। हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 5 होती है भाई, सॉरी 4 होती है। कार्बन के चारों ओर अधिकतम कितने बंध बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं भाई। ठीक है। तो देखो, अगर कार्बन में माना यहाँ से बंध बन गया तो उस कंडीशन में इस पर टोटल 5 बंध हो जाएंगे भाई। देखो, 2 बंध ये मिलेंगे इसको, 2 बंध ये हो गए और 1 बंध ये हो गया, यानी कि टोटल कार्बन पर कितने बंध बन रहे हैं इस कंडीशन में? 5 बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की संयोजकता को बनाए रखने के लिए क्या होगा कि इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे इधर वाले कार्बन पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो चूंकि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसको हम ये दिखा सकते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ये दिखाया और एक नेगेटिव चार्ज इस पर दिखा देंगे, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं तो इस कार्बन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है भाई, जिसके कारण यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पोजीशन पर इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इस पोजीशन पर कोई चेंज नहीं होता है। तो जो इसकी सेकेंड संरचना है वो ये है भाई। तो ईथर को हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, एनिसॉल को ऐसे भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य संरचनाओं का भी ये निर्माण करता है। अगली संरचना जो हम बनाएंगे उसमें देखेंगे, देखो अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ये बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आए हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर बंध बना देते हैं भाई, यहाँ पर बंध बना देते हैं। तो जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं तो यहाँ पर उपस्थित कार्बन की संयोजकता फिर से बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बनाएंगे तो उस कंडीशन में इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारी जो अगली संरचना यहाँ पर इसकी बनेगी वो संरचना हमारी ये बनेगी भाई। अभी हमारे ये वाले इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो, ये यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड किया था, डबल बॉन्ड किया था, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखाओ और यहाँ पर क्या दिखा दो, CH3 दिखा दो। अभी चेंज क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं भाई, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर उपस्थित बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस कार्बन पर यहाँ पर हम दिखा देते हैं और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और इस स्थिति पर, इस कंडीशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। तो अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक है। अब इसके बाद अगली जो इसकी संरचना बनती है, एक संरचना और इसकी बनती है, इसमें क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन फिर से घूमेंगे भाई। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं वो अब यहाँ जाके बंध बनाएंगे। तो जब यहाँ ये बंध बनाते हैं तो यहाँ पर उपस्थित कार्बन की संयोजकता बढ़ती है, जिसके कारण इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो अगली संरचना हमारी ये होगी। इस संरचना में देखो, ये वाली पोजीशन कोई चेंज नहीं हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे और इस पर CH3 दिखाएंगे भाई। ठीक है। इसके अलावा इस पोजीशन पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है ये। ठीक है। चेंज कहाँ पर हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं भाई, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए और अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो अगली संरचना हमारी ये बनी। ठीक है। एक लास्ट इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसमें देखो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर से ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे भाई। अगली संरचना में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे। इस केस में क्या होगा, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इस डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन की संयोजकता बढ़ जाएगी। देखो, यहाँ पर बंध बनेगा तो इस कार्बन की संयोजकता फिर से बढ़ जाएगी, जिसके कारण इस डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस अपनी पोजीशन में चले जाएंगे। तो जो लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हमारा ऑक्सीजन फिर से सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा और जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले गए थे वो अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस पर संरचना में हम दिखाई रहे थे, CH3 यहाँ पर रहेगा और इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अभी बंध कहाँ कहाँ पर बने, देखो यहाँ पर बंद है तो इसको हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर बंद है तो इसको हम दिखा सकते हैं। अब हमारा एक बंध कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा ये, और डबल बॉन्ड का के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन में शिफ्ट हो गए। ठीक है। तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखें तो जो संरचनाएं इसकी हमको प्राप्त हो रही हैं वो संरचनाएं कितनी हैं, 5 संरचनाएं हैं भाई। तो ध्यान रखना कि देखो, इससे पहले हमने जो हमारे हेलो एरीन है, इसमें हमारा क्लोरोबेंजीन है, हमारा इसमें ब्रोमोबेंजीन है, इसके अलावा आइडोबेंजीन है, इसके अलावा फ्लोरोबेंजीन है। तो ये जितने भी हमारे हेलो एरीन थे, इनकी हमने अनुनादी संरचनाएं देखी थी। तो ये हमारी कितनी संरचनाएं मिली थी, इनमें 5 मिली थी भाई। इसके अलावा फिनॉल में भी ये हमारे 5 मिले थे। फिनॉल हमने बनाया, फिनॉल में भी 5 संरचनाएं हमको प्राप्त हो रही थी। और इसके अलावा जो एनिसॉल हमने यहाँ पर इस बार बनाया है, इसकी भी कुल संरचनाएं हमको कितनी मिल रही हैं, 5 संरचनाएं मिल रही हैं। तो ध्यान रखना कि जो हमारे हेलो एरीन होते हैं, फिनॉल होता है, और इसके अलावा जो एरोमेटिक ईथर या जो एनिसॉल है, इनकी कुल जो संरचनाएं बनती हैं वो संरचनाएं कितनी बनती हैं, 5 बनती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे कि जो एनिसॉल है या जो हमारे हेलोएरीन है या फिनॉल है, इनकी कितने अनुनादी संरचनाएं या कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर इनके होते हैं। तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं? 5 होते हैं भाई। ठीक है। तो आप देखो ये संरचनाएं हमने पढ़ी क्यों? ठीक है। अब यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स को हम देख क्यों रहे हैं भाई? ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये इनके इन स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करती हैं। ठीक है। क्यों करती हैं डिपेंड? देखो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं, ये हेलोजनीकरण में एक हेलोजन हमारा इलेक्ट्रॉन रागी था, HNO3 के साथ जब अभिक्रिया कराई तो NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन रागी कह रहा था। ठीक है। हमने H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराई तो जो हमारा SO3H है, H+ है, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन रागी यहाँ पर था। ठीक है। इसके अलावा जब हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं की थी तो वहाँ पर भी हमको इलेक्ट्रॉन रागी मिल रहे थे भाई। और यहाँ पर ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन रागी उन स्थानों पर जुड़ता है जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का मान जिन स्पेस पर ज़्यादा है। तो अगर हम देखें ये वाली जो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन ये है, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो चुकी है भाई, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आया। ये हमारा पहला पोजीशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाया। और ये पोजीशन भी हमारी ऑर्थो पोजीशन है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा एनिसॉल है वो एक से अधिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और इसके कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होता है? अधिक होता है। देखो मेटा पोजीशन में हमेशा कम ही है भाई। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होने के कारण क्या होगा? जब हम इन पदार्थों के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जब हम हेलोजनीकरण कराएंगे, चाहे हम HNO3 के साथ नाइट्रीकरण कराएंगे या H2SO4 के साथ सल्फोनीकरण करेंगे या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं कराएंगे, तो इन अभिक्रियाओं के दौरान ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़कर यहाँ पर नए उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये है भाई। तो अब हम यहाँ पर अभिक्रियाएं देख लेते हैं। यहाँ पर तो केवल साधारण रूप से हमने सीखा था। तो अब अभिक्रियाएं हम हेलोजनीकरण करते हैं भाई। फर्स्ट हमारा एनिसॉल का हेलोजनीकरण हम करेंगे। तो OCH3 एनिसॉल है, इसका हेलोजनीकरण कर दो X2। यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन का हम यूज कर सकते हैं जब अभिक्रिया हमको हमारी होगी OCH3। एक तो हेलोजन यहाँ पर जुड़ सकता है और इसके अलावा हेलोजन हमारा किस पोजीशन पर जुड़ सकता है? OCH3। और इसके अलावा एक्स हमारा यहाँ पर जुड़ सकता है भाई। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में हमारे दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। ये हमारा इसको हम ऑर्थो हेलो उत्पाद बोलेंगे और ये हमारा क्या होगा? पैरा हेलो उत्पाद हमारा कहलाएगा भाई। इसको हम बोलेंगे ऑर्थो हेलो एनिसॉल, ऑर्थो हेलो एनिसॉल, और ये हमारा होगा पैरा हेलो एनिसॉल। ठीक है। और मेनली हेलोजन के रूप में हम क्लोरीन और ब्रोमीन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इन उत्पादों में भी देखो जो मुख्य उत्पाद बनता है वो हमारा कौन सा बनता है? पैरा उत्पाद बनता है भाई। ठीक है। जो मुख्य मेनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे अभिक्रिया में। देखो हम यहाँ पर जानते हैं कि जब अभिकारक पदार्थ यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो बहुत सारे कण होते हैं भाई। हमारे एनिसॉल का एक मोल का मतलब ही आप लोगों को बताया था कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर एनिसॉल के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स भाग ले रहे हैं भाई। और ऐसे ही हमारे हेलोजन के भी इतने पार्टिकल भाग ले रहे हैं। तो जब क्रिया यहाँ पर होगी तो हमारा इतने कणों में से कुछ कण तो हमारे ऐसे बनेंगे, कुछ कण हमारे ऑर्थो हेलो एनिसॉल के बनेंगे और कुछ कण हमारे पैरा हेलो एनिसॉल के बनेंगे। ठीक है। अब इनमें भी अगर हम देखें मुख्य रूप से हमारा जो जो हमारा पैरा हेलो एनिसॉल होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में बनते हैं भाई। माना टोटल 100% हमारा ये बन रहा है तो 100% में से क्या होगा? 60% ये बना, 40% ये बना। ठीक है। तो देखो मेन जो हमारा उत्पाद है वो कौन सा है? पैरा हेलो एनिसॉल है। ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के जब प्रोडक्ट बनते हैं तो जो पैरा वाला होता है वो मेन यहाँ पर प्रोडक्ट होता है। ठीक है। और इसका कारण ये होता है कि देखो यहाँ पर जो ऑर्थो स्थिति है, ऑर्थो स्थिति पर कम हेलोजन जुड़ते हैं भाई। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस उत्पन्न होता है भाई, या इसको हम बोलते हैं त्रिविम प्रभाव के कारण। त्रिविम प्रभाव के कारण जो हमारे ऑर्थो उत्पाद होंगे, जो ऑर्थो उत्पाद कम बनते हैं भाई, कम
बनते हैं, क्योंकि देखो ठीक बगल में इसके ग्रुप जुड़ा हुआ है भाई। तो ग्रुप यहाँ पर क्या करता है, ये जो ग्रुप है ये इसको यहाँ पर हेलोजन को आसानी से नहीं जुड़ने देता है भाई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिविम प्रभाव कहते हैं। ये यहाँ पर त्रिविम प्रभाव, क्योंकि इसके ठीक बगल में है ये हेलोजन, ठीक है। तो कम उत्पाद हमारे बनने का कारण है कि ये यहाँ पर क्या करता है, त्रिविम प्रभाव उत्पन्न करता है भाई, जिसके कारण यहाँ पर हेलोजन आसानी से नहीं जुड़ पाता है, ठीक है। तो इसलिए ये कम बनते हैं, जबकि ये क्या बनते हैं, हमारे अधिक बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई त्रिविम प्रभाव नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है ये, ठीक है। तो त्रिविम प्रभाव उत्पन्न होने के कारण जो यहाँ पर समूह द्वारा जो हमारा समूह यहाँ पर जुड़ा है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर त्रिविम प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण ऑर्थो हमारे जो उत्पाद है यहाँ पर वो क्या होते हैं, कम बनते हैं, जबकि पैरा उत्पाद हमारे यहाँ पर अधिक बनते हैं, यहाँ क्योंकि यहाँ पर त्रिविम प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो हेलोजनीकरण अभिक्रिया में एनीसॉल की जब हम क्रिया कराएंगे तो ऑर्थो और पैरा हेलो उत्पाद हमको, या ऑर्थो और पैरा हेलो एनीसॉल हमको प्राप्त होंगे, ठीक है। चलो अब दूसरी क्रिया में हम कर लेते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, तो नाइट्रीकरण में हम यूज करेंगे HNO3 का। तो हमने यहाँ पर एनीसॉल यूज करना है, OCH3 प्लस इसकी अभिक्रिया हमने HNO3 के साथ करनी है, और इसके अलावा यहाँ पर क्रिया होगी हमारी H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो जब नाइट्रीकरण हम करते हैं तो नाइट्रीकरण में हमारा यहाँ पर ये पदार्थ भी यूज किया जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा हम जानते हैं कि ये जो पदार्थ है इसमें NO2 प्लस बनेगा और इसके अलावा OH माइनस बनेगा, ठीक है। OH माइनस यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं उनके साथ जुड़कर H2O बना लेगा, यहाँ से चूंकि हाइड्रोजन निकलता है उस कंडीशन में, और OH इसका जुड़ेगा H2O बनेगा, और इसके अलावा जो NO2 है वो हमारा क्या करेगा, ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेगा, और इसके अलावा पैरा स्थिति पर जुड़ेगा NO2। तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो उत्पाद यहाँ पर बनेंगे, या ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनीसॉल बनेंगे भाई। ये ऑर्थो नाइट्रो एनीसॉल है, ये पैरा नाइट्रो एनीसॉल है, और यहाँ पर भी पैरा नाइट्रो एनीसॉल मुख्य पदार्थ होगा। इसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसका कारण है कि ऑर्थो हमारा कम बनता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिविम प्रभाव उत्पन्न होता है भाई। त्रिविम प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्रुप जुड़ा है, तो ये ग्रुप जुड़ने नहीं देता है NO2 को आसानी से यहाँ पर अपने बगल में, ठीक है। तो इसको हम त्रिविम प्रभाव कहते हैं। तो त्रिविम प्रभाव के कारण जो मुख्य उत्पाद होगा वो उत्पाद कौन सा होगा, हमारा पैरा उत्पाद होगा भाई, क्योंकि ऑर्थो पर तो त्रिविम प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण NO2 कम जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सह उत्पाद होगा, और मुख्य उत्पाद हमारा पैरा वाला होगा भाई। पैरा नाइट्रो उत्पाद हमारा मुख्य उत्पाद होगा, ठीक है। तो नाइट्रीकरण भी कर लेंगे। नाइट्रीकरण में ध्यान रखना कि HNO3 की क्रिया करानी है H2SO4 की प्रेजेंस में। थर्ड हमारा यहाँ पर जो रिएक्शन है वो है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण में भी हमारे ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं, OCH3 प्लस इसकी क्रिया कर लो H2SO4। सल्फोनीकरण में सीधे सीधे इसका उपयोग करते हैं हम H2SO4 का, और जब यहाँ पर क्रिया होती है तो जानते हैं H2SO4 OH नेगेटिव में टूटेगा, और इसके अलावा SO3H में टूटेगा। अब जो SO3H है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़कर उत्पाद का निर्माण करेगा, और इसके अलावा OH कहाँ जाएगा, OH यहाँ से जो H निकलता है उसके साथ जुड़कर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो यहाँ पर भी हमको ऑर्थो और पैरा सल्फो उत्पाद बनेंगे भाई, SO3H, और प्लस इस पोजीशन पर भी जोड़ दो OCH3, पैरा पोजीशन पर भी जोड़ दो SO3H, ठीक है। तो इसका नाम हमारा होगा, अगर हम नाम इसका देखें तो यहाँ पर थोड़ा नाम अलग है। देखो यहाँ पर ये होगा हमारा ऑर्थोमिथॉक्सी, ऑर्थोमिथॉक्सी सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि यहाँ पर हमारे देखो मिथॉक्सी, अगर हम CH3 के साथ O जुड़ा रहे हैं और फिर हमारा बेंजीन इनके साथ जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन, इसके लिए हमने सल्फोनिक अम्ल का यूज करना है, और इसके अलावा पैरा मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल यहाँ पर बनेगा भाई, ठीक है। तो ये क्रिया हमारी है सल्फोनीकरण। अगली क्रिया है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण,
एल्किलीकरण। ठीक है, अब एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट का एल्किलीकरण सीधे सीधे नाम से भी जान पूछी जाती है भाई, और आगे भी हमने की है। देखो फिनॉल में भी हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं की, और इसके अलावा जो हमारा एरिल हैलाइड थे उसमें भी हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं कराई थी। तो कोई भी अगर नाम से पूछा जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं कीजिए, तो आप लोग एनिसॉल वाली क्रिया भी दे सकते हैं, फिनॉल वाली क्रिया भी दे सकते हैं, और इसके अलावा जो एरिल हैलाइड के लिए जो क्रियाएं कराई थी हमने फ्रीडल क्राफ्ट, तो उनको भी आप दे सकते हैं। तो स्वतंत्र हैं भाई वहाँ पर। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया में हम फिनॉल की अभिक्रिया, सॉरी एनिसॉल की अभिक्रिया कर लेते हैं एल्किल क्लोराइड के साथ या मेथिल क्लोराइड के साथ, और क्रिया में यहाँ पर यूज होता है निर्जल AlCl3। तो इसका प्रयोग करना ना भूलें, क्योंकि ये उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर यूज होता है। तो जब यहाँ पर क्रिया होगी तो हम जानते हैं कि इस पोजीशन पर तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर चेंज होगा। कौन जुड़ेगा, ये हमारा कैसे टूटता है, CH3 प्लस में टूटता है Cl माइनस में, तो यहाँ का H निकलेगा, Cl के साथ जाके माइनस HCl बनाएगा, और CH3 जो प्लस वाला है वो यहाँ पर और यहाँ पर जुड़कर क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा उत्पाद का निर्माण करेगा। तो CH3 प्लस OCH3, और इसके अलावा पैरा पोजीशन पर जोड़ दो CH3। ठीक है, तो ये पदार्थ यहाँ पर बनेगा, इसको हम बोलेंगे, देखो ये होगा हमारा 2 मिथॉक्सी या ऑर्थो मिथॉक्सी टोलुइन, टोलुइन, और ये होगा पैरा मिथॉक्सी टोलुइन। ठीक है, तो CH3 अगर जुड़ा हो रहे, देखो टोलुइन कहलाता है। अगर सिंपली CH3 जुड़ा रहता है तो टोलुइन, हमारे बेंजीनिंग में CH3 जुड़ा रहे तो टोलुइन कहलाता है। तो इसके लिए हम मिथॉक्सी का यूज कर रहे हैं। तो ऑर्थो इसके ठीक बगल में है तो ऑर्थो है, तो ऑर्थो मिथॉक्सी टोलुइन, और यहाँ पर ये मिथॉक्सी पैरा पोजीशन पर हो गया इसका, तो ये हो गया पैरा मिथॉक्सी टोलुइन। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, और लास्ट हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में हम जानते हैं OCH3 प्लस CH3COCl का हमने यूज करना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करानी है। तो यहाँ पर भी कैसे टूटता है, ये CH3CO वाला भाग पॉजिटिव में टूटता है, Cl वाला नेगेटिव में। तो CO वाला भाग कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा या यहाँ पर जुड़ेगा, उत्पाद बनेगा, जबकि यहाँ से जो H हटेंगे वो Cl के साथ जुड़ के क्या बनाएंगे, HCl। तो HCl यहाँ पर दिखा देते हैं जो यहाँ से निकले हैं, और इसके अलावा जो CH3CO हैं इनको हम जोड़ देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशन में। तो COCH3 ऑर्थो को जुड़ेगा OCH3, तो हमारा जुड़ेगा COCH3, किस पोजीशन पर जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा उत्पादों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इनका अगर हम नाम देखें, ये हो जाएगा ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनोन, ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनोन, ये बनेगा हमारा पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है, तो यहीं पर हमारे ईथर की जो क्रियाएं हैं ये हमारे यहाँ पर ख़त्म होती है भाई। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं एल्कोहलों के तथा फिनॉल तथा ईथर, इसके हम उपयोग यहाँ पर देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो इसके उपयोग मैं सीधे सीधे बुक से बता रहा हूँ, तो इसके उपयोग आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एल्कोहलों के उपयोग में देखो, एल्कोहल का हम मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल, इससे पहले भी इनके उपयोग हम देख चुके हैं, हमने क्लास में ये पढ़े थे। एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल हमने क्लास में ही देखे थे, और इनके उपयोग भी हमने पढ़े थे भाई। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ पर कुछ कार्बनिक यौगिकों के उपयोग पूछ लिए जाते हैं भाई। ठीक है, तो अगर एल्कोहलों के उपयोग पूछे जाते हैं तो आप मेथिल और एथिल अल्कोहलों के जो भी उपयोग होते हैं इनको कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मेथिल अल्कोहल का हम यूज कर देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, देखो पेंट, वर्निश, वसा व सेलुलोज इत्यादि में विलायक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पेंट को अगर हमने घोलना है, वर्निश हमारा ये भी एक पदार्थ होता है, इसको घोलने के लिए भी हम मेथिल अल्कोहल का यूज करते हैं। इसके अलावा वसा को हमने घोलना हो, फैट को घोलना हो, तो तब भी हम मेथिल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसको घोलने के लिए भी हम मेथिल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विलायक पदार्थ के रूप में मेथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, इसके अलावा पावर अल्कोहल के निर्माण में हमने देखो पावर अल्कोहल पीछे पढ़ा था, तो पावर अल्कोहल का जब निर्माण करना हो तो उस समय भी हमारा मेथिल अल्कोहल का यूज होता है भाई।
ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, मेथिल सैलिसिलेट है, मेथिल क्लोराइड है, आदि के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा पेय पदार्थों में, अल्कोहलीय जो पेय पदार्थ होते हैं उनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एंटी फ्रिज एंटी फ्रिज के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंटी फ्रिज का मतलब है, फ्रिज का मतलब क्या है कि फ्रिज ठंडा करने के लिए, ठीक है। और एंटी फ्रिज का मतलब हुआ कोई ठंडी पदार्थ है, कोई ठंडा पदार्थ है, उसको गलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है भाई, एंटी फ्रिज। ठीक है। कोई ठंडक उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, या जो बर्फ़ है, बर्फ़ को गलाने के लिए भी हम इसका उपयोग करेंगे। तो एंटी फ्रिज पदार्थ के रूप में भी मेथिल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है भाई। ठीक है। इसके अलावा उपयोग में अगला हमारा एथिल अल्कोहल का उपयोग है। तो एथिल अल्कोहल का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं, एथेनॉल पेय पदार्थ के रूप में होता है इसका यूज़। जो हमारे विभिन्न प्रकार के वाइन होती हैं, विस्की होती है, बरंडी होती है, बियर होती है, इनको बनाने के लिए मेनली किसका उपयोग किया जाता है, एथेनॉल का यूज किया जाता है भाई। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे रासायनिक पदार्थ हैं, जिसमें कि क्लोरोफॉर्म है, एसिटिक एसिड है, एसिटाल्डिहाइड है, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इन पदार्थों के निर्माण में भी हम इसका उपयोग करते हैं, एथिल अल्कोहल का। ठीक है। इसके अलावा बहुत से कार्बनिक यौगिकों के लिए यह विलायक का कार्य करता है। तो घोलने के लिए, चूँकि लिक्विड फॉर्म में ये पाया जाता है, तो इसलिए बहुत सारे हमारे जो पदार्थ होते हैं, जैसे पेंट हम घोल सकते हैं, वसा को हम इसमें घोल सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनको घोलने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा पावर अल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं हम। ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल के कुछ अन्य रूप हमने देखे थे, जिसमें हमने परिशुद्ध अल्कोहल देखा था, मिथिलीकृत स्पिरिट देखा था। ठीक है। तो ये जो पदार्थ हैं, ये जो अन्य प्रकार के अल्कोहल होते हैं, इनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये उपयोग हमारे एथिल अल्कोहल के हैं या एथेनॉल के हैं भाई। ठीक है। तो मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं भाई, हमने क्लास में ये उपयोग देखे थे। अगर सिंपली अलग अलग इनका उपयोग पूछा जाता है तो तब भी हम बता पाएंगे, और केवल अगर अल्कोहल का उपयोग आया है तो इसमें हम मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों के गुणों को इंक्लूड करके या इनके उपयोगों को इंक्लूड करके वहाँ पर बता सकते हैं भाई। ठीक है। अब है फिनॉल। ठीक है। फिनॉल हमारा चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, हमारा ये चैप्टर ही हमारा ये है भाई। ठीक है। तो इसमें आप जो फिनॉल हमारा पदार्थ है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं भाई। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड हमारा एक अन्य रासायनिक पदार्थ है, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं भाई। ठीक है। तो इनका उपयोग बहुलक पदार्थ जैसे बेकेलाइट को बनाने में किया जाता है। तो बेकेलाइट हमारा एक टाइप का प्लास्टिक होता है भाई। ठीक है। तो उस प्लास्टिक को बनाने में फिनॉल फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड हमारा एक प्रकार का एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और फिनॉल को जब मिलाया जाता है और इनमें बहुलकीकरण किया जाता है, तो हमारा क्या बनता है, बेकेलाइट बनता है भाई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए ये भी बन सकता है कि बेकेलाइट का निर्माण किन किन पदार्थों से किया जाता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि अभी अभी तो हमारे उसमें है नहीं है सिलेबस में, पॉलीमर या बहुलक हमारा चैप्टर है, लेकिन पिछले बार तक ये चैप्टर हमारे उसमें हुआ करता था भाई। ठीक है। तो उसमें इसको बनाने की विधि थी पूरी, कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग से कैसे हम बेकेलाइट बना सकते हैं। तो कभी कभी यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है ये, कि बेकेलाइट के निर्माण में किन किन कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं। ठीक है। तो फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका उपयोग हमने पढ़ना है, फिनॉल के उपयोग में अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इन दो पदार्थों को मिलाकर एक प्लास्टिक बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं भाई। ठीक है। तो बेकेलाइट किन किन पदार्थों से मिलाकर बनता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है। इसके अलावा फिनॉल का उपयोग किया जाता है एस्पिरिन, सेलॉल, फेनासिटीन आदि ड्रग्स के निर्माण में। ड्रग्स का मतलब एक प्रकार के दवाओं से है भाई। ठीक है। तो जो एस्पिरिन दवा है, ठीक है, या सेलॉल है, ठीक है, या फेनिसिटीन है भाई। ठीक है। तो ये कुछ औषधियाँ हैं, कुछ दवाएं हैं, कुछ ड्रग्स हैं, इनके निर्माण में भी फिनॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा स्याही के संरक्षक के रूप में इसको मिलाया जाता है। ठीक है। तो जो स्याही होती है, अगर हम कुछ टाइम, अगर सिंपल अगर स्याही में फिनॉल ना मिलाया जाए, स्याही को ऐसे ही रख दिया जाए, तो कुछ टाइम में क्या होती है, हो जाती है, स्याही खराब हो जाती है भाई। ठीक है। तो इसलिए स्याही को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं भाई। स्याही में इसको मिला देंगे, ये क्या करेगा, स्याही को संरक्षित रखने का कार्य करेगा, तो खराब नहीं होगी स्याही। ठीक है। इसके अलावा पिक्रिक अम्ल एक हमारा पदार्थ है, पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है, एक विस्फोटक पदार्थ के रूप में यूज होता है भाई। तो पिक्रिक अम्ल का यहाँ पर एक बार फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को लिखा देता हूँ, या इसका जो संरचना है वो बता देता हूँ, क्योंकि ये पिक्रिक अम्ल की संरचना पूछी जाती है भाई, कि इसकी संरचना बताइए। तो इससे पहले भी क्लास में मैं बता चुका हूँ, पिक्रिक अम्ल हमारा ये है भाई।
ठीक है। तो फिनॉल हमारा सिंपली बेंजीन रिंग में OH समूह जोड़ जोड़ दो, फिनॉल बनता है। तो फिनॉल में 3 NO2 ग्रुप जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, पिक्रिक अम्ल बन जाएगा, या इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं और ये फिनॉल है भाई। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो पिक्रिक अम्ल है ये हमारा विस्फोटक सामग्री के रूप में उपयोग होता है। इसके अलावा देखो, रेशम तथा ऊन को रंगने में रंजक के रूप में, ठीक है, तो रेशम और ऊन को रंगने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक सूचक है फिनेफ्थेलीन। ठीक है, तो जो फिनेफ्थेलीन है, आप लोगों ने क्लास 10th में सूचकों के बारे में पढ़ा होगा भाई, जो कि अम्ल और क्षार को इंडिकेट करते हैं भाई कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो उसमें एक सूचक हमारा था फिनेफ्थेलीन। ठीक है, तो इस फिनेफ्थेलीन को बनाने के लिए भी फिनॉल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये फिनॉल हमारा रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हैं भाई। अब हमारा जो अगला पदार्थ है वो है ईथर। ठीक है, तो ईथर के उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखो, इसका उपयोग तेल, वसा, मोम तथा रेजिन आदि को बनाने में किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे ऑयल होते हैं, आप लोग देखते हैं कि जो दुकानों में जो तेल मिलता है भाई, तो उसमें मिलाया जाता है कुछ अमाउंट में। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे जो डालडा घी होते हैं भाई, ठीक है, सिंथेटिकली जो बनाए जाते हैं, तो उनको बनाने में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोम, इसके अलावा रेजिन हमारा एक पदार्थ होता है। तो ये जो हमारे पदार्थ हैं, इन पदार्थों को बनाने में ईथर का उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा ईथर व एल्कोहल का मिश्रण नेटालाइट के नाम से पेट्रोल के प्रतिस्थापक के रूप में होता है भाई। ठीक है, एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं नेटालाइट। ठीक है, तो इस नेटालाइट को बनाने के लिए ईथर का उपयोग किया जाता है और अल्कोहल का उपयोग किया जाता है भाई। ये दो पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उपयोग आप लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं भाई। जो हमारे अल्कोहल का अगर उपयोग आ रहा है तो वहाँ पर भी हम इस उपयोग को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नेटालाइट पदार्थ है, नेटेलाइट जो पदार्थ है, उसको हम बनाते हैं ईथर और अल्कोहल के उपयोग से। ठीक है, तो नेटेलाइट को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो नेटेलाइट है, इसका उपयोग हम पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में कर सकते हैं भाई। जैसे पेट्रोल का उपयोग हम वाहन चलाने के लिए करते हैं, ऐसे ही इस नेटेलाइट का उपयोग भी वाहन चलाने के लिए किया जा सकता है। तो एक प्रकार का ईंधन बनता है भाई। ठीक है, तो क्या क्या पदार्थ हैं, ईथर और अल्कोहल। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि नेटेलाइट के संघटक कौन कौन से हैं भाई। तो नेटेलाइट किससे बनता है, ईथर और अल्कोहल से। ठीक है, इसके अलावा प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो, ईथर व कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को शीतलक या प्रशीतक के रूप में किया जाता है। यह बहुत कम ताप उत्पन्न करने में प्रयोग होता है भाई। ठीक है, तो लगभग देखो -110 जब हम जो ठोस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ईथर है, इनको जब आपस में मिलाते हैं तो एक -110 डिग्री सेल्सियस तक ताप हो सकता है भाई इनका। ठीक है, इसका मतलब है कि ठंडक उत्पन्न करने में हम इस पदार्थ का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मुख्य उपयोग है वो है निश्चेतक के रूप में। ठीक है, निश्चेतक का मतलब है बेहोशी उत्पन्न करने में। देखो, पहले तो क्या किया जाता था, देखो आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा भाई। ठीक है, तो पहले क्या था, जब इतनी डेवलप नहीं थी साइंस, तो उस समय क्या था कि बेहोशी उत्पन्न करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था भाई। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म का यहाँ पर इसका एक दुर्गुण ये है या एक हानि ये है कि जो क्लोरोफॉर्म है, जब क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बेहोशी उत्पन्न होने में। और इसके अलावा क्लोरोफॉर्म हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ईथर की, ठीक है, तो जो ईथर है इससे एकदम से बेहोशी उत्पन्न होती है भाई। और जो मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें तो जो डॉक्टर होते हैं, अगर उन्होंने बेहोशी उत्पन्न करने हो आपके शरीर में, ठीक है, तो वो वहाँ पर किसका यूज करते हैं, निश्चेतक के रूप में इसी ईथर का उपयोग करते हैं, या जो हमारे ईथर होते हैं उन ईथरों का उपयोग किया जाता है। तो निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ईथर के उपयोग हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर अपने नोट्स में ये भी तैयार कर लेना कि हमारे जो अल्कोहल हैं इनका उपयोग कैसे किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा फिनॉल के उपयोग भी आप लोग नोट कर लें, और इसके अलावा जो ईथर के उपयोग आप लोगों को बताए, इनको भी आप लोग नोट कर लें भाई। ठीक है, कभी कभी हमारे पेपर में भी पूछ लिया जाता है अल्कोहल, फिनॉल या जो ईथर है, इनके उपयोग बताइए। ठीक है, तो 2 से 3 उपयोग कम से कम हमको यहाँ पर ध्यान होने चाहिए भाई। ठीक है, तो यहीं पर आप लोगों का ये जो चैप्टर है अल्कोहल एवं
अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तो ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म होता है। अब यहाँ पर आपके 2 चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अभी 2 से 3 चैप्टर आप लोगों के बचे हुए हैं। इन चैप्टरों को जल्द ही हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे भाई, ठीक है। इसी मंथ या फरवरी में हम यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे भाई, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर बताया जा रहा है उसको आप लोग ठीक से प्रिपेयर करें और पेपर के लिए भी तैयार रहें भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फिर।